हेलो एवरीवन, मैं अरुण शुक्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आया हूँ सोल्यूशन चैप्टर के नए लेक्चर के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस है और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। उसमें हमने एक पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट ये था कि आइडियल सोल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी रखो, हर कॉन्सेंट्रेशन पे अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन है। और अगर वो आइडियल ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे सॉल्यूशंस के हम बात करें तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। बस यही बेसिक डिफरेंस किया था। फिर हमने कहा था कि इन सारी चीज़ों को, आइडियल और नॉन आइडियल को डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है। राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे का रिकैप करते हैं, ध्यान दो। राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ाया था कि अगर कोई सोल्यूशन है, ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पोर्शन ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है। यहाँ जैसे हमने बताया था कि कोई लिक्विड ए है, दूसरा जो सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्वेंट था, वो लिक्विड बी था। इन दोनों को हमने मिला दिया था और मिलाने के बाद हमने क्या बनाया था, एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें कंपोनेंट ए बी था। याद है? थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं क्योंकि बिना उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया था वो PA नॉट था, यहाँ जो वेपर प्रेशर आया था वो PB नॉट था, लेकिन यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था वो PA प्लस PB था। PA इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट in the solution and PB is the partial vapor pressure of the solvent in the solution, यानी इन दोनों का सम ही आपका क्या कहलाता है, PS। एक चीज इतना तो क्लियर हो गया। और ऐसे सॉल्यूशंस, अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में हमने ये बताया था कि जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज जो हम थोड़ा सा ये रिकैप था और आपने ये पढ़ा था P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था जिसमें हम लोग और डिटेल में गए थे। तो P टोटल इज इक्वल्स टू XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट, यही पढ़े थे। यहाँ तक अगर आप लोग पढ़े हो तो यही राउल्ट्स लॉ है। अगर जो ये अभी वीडियो पहला 5th लेक्चर ही डायरेक्ट देख रहे हो, उससे पहले वो लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक देख लेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ज़रा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोल फ्रैक्शन XA और XB तो आप देखे ही थे। जैसे समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आएगा, डिस्टिलेशन। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो, बहुत आराम से समझेंगे, एक सोल्यूशन है, ध्यान देना, ये क्या है, सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। अगर ये सोल्यूशन है तो इसमें A भी होगा और B भी होगा, ठीक है। यहाँ जो आपने लिया था A और B को जब आप मिलाए होंगे तो यहाँ A और B मिल करके सोल्यूशन बनाए हैं। इस सोल्यूशन में A का जो मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। ये A का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, कब, लिक्विड फेज में। कब है ये, लिक्विड फेज में। अगर हम बात XB की करें तो ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज। यार बात तो यहाँ हमें फेज, वेपर फेज की करनी है, ठीक है, कोई नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो XA और XB जो है, ये XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किस फेज में, लिक्विड फेज में। अब जरा ध्यान देना, जब ये दोनों लिक्विड हैं भाई, ध्यान देना, जब दोनों लिक्विड हैं
तो इसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए का भी होगा और बी भी होगा। यहां पे हमने बताया था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये पढ़ चुके हैं। तो जरा ध्यान दो, पी टोटल था पी ए प्लस पी बी, समझो। तो पी टोटल यहाँ है, इसमें क्या कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ए के भी होंगे और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स बी के भी होंगे। इस फ्रैक्शन में ए भी होगा और बी भी होगा। इस वेपर फेज में ए के कितने फ्रैक्शन है और बी के कितने फ्रैक्शन है वो हमें निकालना है। क्लियर हो रहा है? मान लिया कि इस वेपर फेज में लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A in vapor phase is equals to YA, यानी A का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है YA, और मोल फ्रैक्शन ध्यान देना, समझना बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B in वेपर फेज इज इक्वल्स टू YB, इतना निकल गया। अच्छा ये बताओ कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना दिया बेटा? टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है, जिसे हम कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या दिया है? पी टोटल ही तो है, या इसको हम पीएस भी कह सकते हैं, पी टोटल या पीएस। ये समझ में आ रहा है? अब ये बताओ कि मान लो इसमें ए और बी का प्रेशर निकालना हो तुम्हें, ध्यान देना, मान लो अगर हम ये कहें, ध्यान देना समझो कि ए का फ्रैक्शन जो है वेपर फेज में, इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन जो है ए का कितना है YA, समझो। तो अब पी टोटल कितना है? पी टोटल जो भी दिया हो, और उसमें अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान देना राउल्स लॉ यही तो कहता है कि जो भी प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल। अब जितना भी मोल फ्रैक्शन है इनका मोल फ्रैक्शन में पी टोटल से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा? PA। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब क्या है, इस इक्वेशन को समझो पहले, ध्यान देना कि टोटल प्रेशर है यहां, इसमें ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, और ए का जो प्रेशर है पार्शियल वेपर प्रेशर जिसकी हम बात करें तो PA है, कितना है? PA। और टोटल प्रेशर कितना है? P टोटल। तो मोल फ्रैक्शन P टोटल में A के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या PA नहीं पता चल जाएगा? अरे जितना भी मोल है और टोटल प्रेशर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A निकल गया। इसी तरीके से P टोटल इंटू YB निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? PB। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहां से सीधे सीधे YA लिखो, इस इक्वेशन से आगे चलते हैं। अगर हम YA लिखें तो क्या लिख सकते हैं? बोलो। PA अपॉन P टोटल। ये आप इक्वेशन ना बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। और YB लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? PB अपॉन P टोटल। बोलो, ये समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना, YA बाई YB समझ में आ रहा है? YA क्या हो गया? YA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, और YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। अब ध्यान देना, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, अब ध्यान देना, समझो, ध्यान समझो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा? YA बाई YB इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ A PT, और यहाँ PT अपॉन PB। गया? क्या मिला तुम्हें? YA बाई YB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं आता? अगर इतना क्लियर हो गया तो एक चीज और समझो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो राउल्स लॉ से जो हमने PA लिखा था वो क्या लिखा था? PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA, और PB इज इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB, ये लिखे थे। इन दोनों वैल्यू को यहाँ लिख दो तो क्या मिलेगा? YA बाई YB इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA अपॉन PB नॉट इंटू XB।
ये क्या निकला, ये फॉर्मूला निकला, सीधे सीधे ये फॉर्मूला बन गया। और एक चीज और दिमाग में रखना, इसी फॉर्मूले से क्या आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर। ये तो आपको पता है ना, अरे मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में दिया रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर आपको दिया रहेगा, ए और बी दोनों का दिया रहेगा, वाई ए बाई वाई बी अगर आप यहां से निकाल लेते हो। तो एक चीज और आपने पढ़ा है कि वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। क्या दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप वाई ए और वाई बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन वेपर फेज। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है क्या कि वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूले दिमाग में रखो और वाई ए और वाई बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले से नोट करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि वेपर फेज किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना हो, वेपर फेज तो निकल जाएगा। अब उस वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन वाई और वाई बी से हम आसानी से इजी वे में काउंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस, यानी नेक्स्ट होगा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ध्यान देना, अब क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल, जो कि स्टार्ट किया था हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ से। पहले दिन कराया था कि विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा, आइडियल। जो ना फॉलो करे उसे क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। तो ध्यान से समझो, पहले हम क्लियर करते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन। दूसरा होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये दोनों चीजें क्लियर रखनी है। आपको मैं बताया था कि अगर कोई सॉल्यूट है, अगर क्या है, सॉल्यूट है, जैसे मान लो कि ए और दूसरा क्या है, बी, ठीक। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसमें हमने बोला था कि ये इसमें इंटरेक्शन क्या होगा, ए ए, इसमें बोला था क्या होगा, इंटरेक्शन बी बी, और दोनों मिलकर के जब सॉल्यूशन बना लेंगे तो इंटरेक्शन कैसा हो जाएगा, ए बी। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो सबसे पहला पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि इस केस में ए ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद ए बी इंटरेक्शन। पहला पॉइंट होगा, मतलब ए ए इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के क्या होगा, सेम होगा। तो क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन में जो वही होगा कि ए ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शन। समझे, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा जो था, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, हमने बताया था, अगर याद करो तो फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे अगर कोई भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो क्या हो गया, आइडियल। और इसमें क्या हो जाएगा, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे क्या हो गया, नॉन आइडियल। थर्ड डिफरेंस जो होगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इंटरेक्शन दोनों में क्या होगा, सेम। अच्छा एक चीज ध्यान सुनना, अगर हम ये कहें ए ए इंटरेक्शन सेम है, बी बी इंटरेक्शन सेम है, और यहां जो ए बी इंटरेक्शन है वो भी सेम बना, इस बॉन्ड को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना होगा और ये बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। बोलो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होगी, और जब नया बॉन्ड बनेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी रिलीज एनर्जी है, मतलब अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो पूरे इंथैल्पी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। दैट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0 इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन।
इसमें जो लिखोगे तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया। फिर चौथा जो होगा इसमें हम कह सकते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, शुड बी 0। यानी V ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V ऑफ सॉल्यूट प्लस V ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। तो इसको जोड़ करके टोटल जो भी वॉल्यूम आएगा इन्हीं के इक्वल आएगा, यानी नेट चेंज वॉल्यूम में कुछ होने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल गैस शुड बी 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, A interaction and AB interaction will be same in case of ideal solution with respect to AB, same होगा इस केस में तीनों। चौथा जो होगा इसमें क्या होगा, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखना, अगला डिफरेंस हम इधर कर रहे हैं, समझो। यहां तक क्लियर हो गया, चारों डिफरेंस क्लियर हैं, बोलो। पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा और चौथा, ये चारों डिफरेंस क्या थे, बेसिकली आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में थे। अब अगला जो डिफरेंस होगा वो यहां पे मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। इधर क्या है, आइडियल है, आप नीचे ही लिखेंगे, जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं नॉन आइडियल। ध्यान देना, आप इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पांचवा जो होगा आइडियल सोल्यूशन, ये कहता है जैसे मान लो कि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट में मिला दिया, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर गया तो फिर आइडियल नहीं होगा वो। यानी हम कह सकते हैं इफ सॉल्यूट, मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा, सॉल्यूट डू नॉट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्ट कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। इफ रिएक्ट्स देन इट शुड बी क्या होगा, नॉन आइडियल। इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल देख लो, अमोनिया है, वाटर के साथ मिक्स कर दो, कंबाइंड में क्या बना लेगा, NH4OH बेसिकली। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जा रहा है तब वो क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। आइडियल केस में है कि किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। छठा डिफरेंस, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही एसोसिएशन होना चाहिए। इफ इट अकर्स, इफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन अकर्स देन इट शुड बी, बोलो क्या होगा, नॉन आइडियल। बोलो समझ में आएगा नहीं आए, कहने का मतलब टोटल ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हम कहें कि अमोनिया NH4OH है या फिर अमोनिया है, या HCl ले लो नॉर्मल, HCl को वाटर में डिसॉल्व करो, जैसे डिसॉल्व करो क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। ये टूट गया कि नहीं टूट गया। तो अगर ये अपने आयन में टूट जा रहा है, या नॉर्मल बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाता है, या एसिटिक एसिड ले लो, ये क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा। यानी जहां केस एसोसिएशन का होगा या डिसोसिएशन का होगा तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन में किसी भी तरीके का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक चीज और क्लियर कर लो, इसका एग्जाम्पल होगा सेम फैमिली मेंबर, सेम फैमिली मेंबर, मेंबर मतलब सीधे सीधे कहते हैं कि जिनके पास सेम ग्रुप हो, फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। जैसे N-ब्यूटेन और
एन पेंटेन। अच्छा एन ब्यूटेन है, एन पेंटेन है, तो एन ब्यूटेन क्या है, तो खुद सोचो एन ब्यूटेन क्या है, ये एक एल्केन है, एन पेंटेन क्या है, ये भी एल्केन है, ये दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सेम ग्रुप मेंबर होने के चलते क्या होंगे, ये आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। जैसे इधर देख लो, क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl एंड क्लोरोप्रोपेन CH2 CH2 CH3, ये सब क्या हो गए, एक हो गया क्लोरोइथेन और एक हो गया क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसमें भी क्या है, ग्रुप्स दोनों में क्या हो गए, सेम हो गए। जब ग्रुप सेम हो जाते हैं तो ये क्या बनाएगा, आइडियल सोल्यूशन, और अगर डिफरेंट हो जाए तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का एग्जांपल देख लो, HCl प्लस वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ मिल जाएगा, या HNO3 प्लस वाटर, या अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर, ये सब क्या है, नॉन आइडियल है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर से देखेंगे, समझो ये बेसिक डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। पहला डिफरेंस हमने क्या बोला कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में AA इंटरैक्शन, दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन मस्ट बी इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड करते हैं, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में भी उसी टाइप का इंटरैक्शन होगा, यानी किसी भी तरीके का कोई इंटरैक्शन में चेंजेस नहीं आने वाले। जबकि आइडियल नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, AA इंटरैक्शन एंड BB इंटरैक्शन शुड नॉट बी इक्वल्स टू AB इंटरैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे वो सॉल्यूट सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो, अगर सेम हो गया तो आपको पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना होगा। जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट को आप ऐड करते हो तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, ब्रेक होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा, और फिर आप दोनों आपस में मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर जिस टाइप का इंटरेक्शन यहाँ बन रहा है सेम टाइप का इंटरेक्शन पुराना टूटेगा भी, तो पुराने वाले को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप लगा रहे हो दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो सोल्यूशन को मिक्स करने पे जो भी एनर्जी में चेंज होगा क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। लेकिन जिस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले है उसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में भी है, इसलिए एंथैल्पी में कोई भारी भरकम चेंज होता ही नहीं है। देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0 इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करते हैं क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। जो ना फॉलो करे क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0 और यहाँ एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। फिर वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कहने का क्या मतलब है कि मान लो सॉल्यूट का 10 ml मिलाया, सॉल्वेंट का 10 ml मिलाया, दोनों मिला जुला करके क्या होगा, 20 ml हो गए। तो जब दोनों 20 ml हो गए तो इन दोनों का मतलब जो मिलाया 10 + 10 बना क्या, 10 + 10 यानी मिला जुला के 20 ml तुम्हें मिला भी और तुमने मिलाया भी 10 ml, यानी जितना मिलाया उतना ही मिल गया, तो भी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अगला डिफरेंस क्या था कि सॉल्यूट को अगर आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर कर गया तो फिर वो नॉन आइडियल। सॉल्यूट को एक्वस मीडियम में जिस भी मीडियम में डिसॉल्व करो अपने आयंस में टूटे नहीं या एसोसिएट ना हो, अगर एसोसिएट हो गया तो नॉन आइडियल, नहीं हुआ तो आइडियल। कुछ एग्जांपल्स हैं, सेम फैमिली ग्रुप या सेम फैमिली मेंबर अक्सर ये फॉर्म बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल जैसे HCl और वाटर को मिक्स करो, HCl और वाटर आपस में मिक्स होकर के नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। ये नोट करिए, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस था, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट का वेपर फेज में कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हुई। अब हम अभी इसे नोट करिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नोट करिए इसे। चलो भाई, तो ये आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस हम बात कर लिए थे। अब हम बात करते हैं रियल सोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रियल सोल्यूशन। बेसिकली रियल सोल्यूशन को ही हम नॉन आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं। क्या होगा ये, नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का होगा। एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या करे,
पॉजिटिव डेविएशन शो करे, यानी जिसका टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और टोटल प्रेशर अगर राउल्ट्स लॉ से, मतलब जो कैलकुलेटेड है, मतलब राउल्ट्स लॉ से जो आपने कैलकुलेट किया वो, और नॉर्मल जो ऑब्जर्व आपका वेपर प्रेशर होगा अगर उससे कम आता है, इसका मतलब वो निगेटिव डेविएशन। यानी रियल सोल्यूशन दो टाइप का होगा, विच शो पॉजिटिव डेविएशन एंड विच शो निगेटिव डेविएशन। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे और एक निगेटिव डेविएशन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर हम ये कहें कि ए इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग है, मानना, मान लो ए इंटरैक्शन है, बी इंटरैक्शन है, क्या है, ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन। ए और ए के बीच में इंटरैक्शन, बी और बी के बीच में इंटरैक्शन पहले क्या थे, बहुत स्ट्रांग थे। क्या थे पहले, बहुत स्ट्रांग था। यानी ए इंटरैक्शन बी इंटरैक्शन पहले स्ट्रांग था, अब क्या हो गया, ए बी इंटरैक्शन कमज़ोर हो गया। मतलब जब सॉल्यूट अकेला था तो वो स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड कर रहे थे, सॉल्वेंट अकेला था तो स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने मिक्स कर दिया तो इनकी स्ट्रांग वाली बॉन्डिंग क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और जैसे स्ट्रांग बॉन्डिंग ब्रेक हुई तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो क्या हो गया, बोलो, कमज़ोर पड़ गया। यानी पॉजिटिव डेविएशन क्यों बढ़ गया, यानी जो वेपर प्रेशर आप जो एक्सपेक्ट करे थे उससे बढ़ क्यों गया, तो खुद सोचो, स्ट्रॉन्गर था। और जैसे ही इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, वेपर्स में जाएंगे। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे उतने ज्यादा वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, इनके कंपैरिजन में जो हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करे थे उससे क्या हो जाएगा, बढ़ के आएगा। यानी दूसरा केस पहला समझ में आ गया, यानी ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन पहले क्या था, वीक था, अब जो इंटरेक्शन आया वो ए बी इंटरेक्शन और स्ट्रांग हो गया। मतलब पहले इंटरेक्शन कैसा था, कमजोर था, लेकिन यानी ये अकेले थे तो खूब ढेर सारा वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, ये अकेला था तो भी वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहा था। जैसे मिला दिए अब स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, और जैसे स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा तो क्या करेगा, ये वेपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो, यहां तक समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। यानी पहला कंडीशन नेगेटिव डेविएशन के लिए ये होगा, पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान देना, पी जो पी टोटल फ्रॉम जो आपने ऑब्जर्व किया, पी टोटल जो ऑब्जर्व है वो ग्रेटर देन होगा जो कि आपने राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया था। राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कैसे लिखते हो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। बोलो समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, पहले अगर सोचो ये प्लस ये होता था तो पी टोटल आता था, वो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा था तो आइडियल हो गया। लेकिन यहाँ जो भी टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ रहा है, वो क्या इन दोनों के सम से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इस केस में बोलो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज लेस देन क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। क्या ये समझ में आया, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, यहां समझ में आ रहा है। यानी अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेटेड के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन, अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। और ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे वो दो टाइप के होंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की कहानी ये थी, नेगेटिव डेविएशन की कहानी ये थी। ये दोनों समझ में आ गए। अब जरा ध्यान देना, तीसरा जो केस है, अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो याद करो आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ कैसा आता था, ध्यान देना, आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ कैसा आता था। ये था क्या, इधर जो हम लोग लिख रहे थे मोल फ्रैक्शन था, और इधर क्या था, वेपर प्रेशर, इधर भी वेपर प्रेशर, इधर भी क्या था, वेपर प्रेशर,
इधर भी क्या था, वेपर प्रेशर, और इधर क्या था, मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना, अगर राउल्स लॉ से याद हो कि अगर हम यहाँ पे XA इज इक्वल्स टू 1 कर देते तो टोटल वेपर प्रेशर क्या कहला रहा था, PA0, याद है। और धीरे धीरे क्या हो जा रहा था, घट जाता था। बोलो क्लियर है। और यहां पे XB इज इक्वल्स टू 1 है, यहां XB क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि XA और XB की वैल्यू XA प्लस XB क्या होता था, 1 के इक्वल होता था। और यहाँ XA क्या हो जाएगा, 0। जब एक का फ्रैक्शन है ही नहीं तो उस समय वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, PB0 कहलाएगा। और ये भी कुछ ऐसा था। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कुछ ऐसा आएगा। ये जो डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था जो कि हम लोग बनाए थे। लेकिन यहाँ P टोटल बढ़ के आएगा, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। और PB भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड से बढ़ के आएगा। PA भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड से बढ़ के आएगा। तो ये किसके लिए था, राउल्स लॉ किसके लिए है, जिसमें AB इंटरेक्शन क्या पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, यानी जो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इतना क्लियर हुआ, पक्का। तो ये क्या था, पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए। नेगेटिव डेविएशन के लिए सेम कहानी वही, अगर आइडियल का बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यहां क्या हो जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में। यानी ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो डॉट डॉट है, ये आइडियल, मतलब अगर वो आइडियल होता तो इसको फॉलो करता, लेकिन वो रियल है तो वो या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इतना क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, PA0, यहाँ XA इज इक्वल्स टू 1, XB इज इक्वल्स टू 0, यहाँ XA इज इक्वल्स टू 0, XB इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ क्या लिख दोगे, PB0। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये क्या है, PS विल बी इक्वल टू, अब ये इक्वल है ही नहीं, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से था, ये जो था पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, और ये जो है वो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए पहले के कंपैरिजन में, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए पहले के कंपैरिजन में। अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ने के चलते वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी रियल सोल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के, एक जो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन और एक जो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या। क्या इन दोनों के केस में हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि क्या इनका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर थोड़ा सा इन दोनों को यहाँ क्लियर कर लेते हैं, दोनों का डिफरेंस। इसमें क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बोलो। और इसमें भी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी चेंज होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। और इस केस में वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी नॉट इक्वल्स टू 0, एंड हियर आल्सो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये दोनों का केस हो गया। तो ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल में डिफरेंस। अब आइडियल या रियल सोल्यूशन की, आइडियल सोल्यूशन तो हो गया, रियल सोल्यूशन की बात करें तो रियल सोल्यूशन 2 टाइप के होंगे, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यहां तक क्लियर हो गया, बोलो आगे समझने। पहले इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। चल भाई, तो ये तो समझ में आ गया आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल 2 टाइप के, मतलब रियल सोल्यूशन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब एक चीज आप पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई आइडिया? बताया था
बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करोगे तो पहले लेक्चर में ही मेंशन किया था मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में, उसमें मैं बताया था कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो जाए दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये याद है? इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी जो हम पढ़ेंगे बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, या इसे हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ध्यान सुनना, देखो समझो, अगर हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तो एक चीज समझो, जैसे मान लो एक सॉल्यूट है ए, ये क्या है? सॉल्यूट है। और अगर ये सॉल्यूट है और अगर यहां पे इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा प्योर कंडीशन में, उसको आप हीट करते हो, यहां थर्मामीटर लगा दिया, इससे बॉइलिंग पॉइंट को मेजर करना है। तो जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो? जल्दी बोलो, उस समय उसे क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट। उसी में एक टर्म और डिफाइन किया था, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो अप्लाइड प्रेशर कितना होना चाहिए? जल्दी बोलो, अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? 1 atm। अगर अप्लाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए? 1 atm हो जाए, तो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान सुनना, अगर ए लिक्विड है तो इसका अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। इसी तरीके से अगर आपने बी लिक्विड लिया, बोलो, आपने लिक्विड बी लिया तो बी का भी अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको भी अगर आप हीट करते हो तो इसका भी अपना खुद का, क्योंकि इसका अगर वेपर प्रेशर अलग है, इसका वेपर प्रेशर अलग होगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कह दिया। दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स थे। अब दोनों को आपने क्या कर दिया भाई? मिला दिया। दोनों को इसी में आपने मिक्स कर दिया, और जब दोनों को इसमें आपने मिक्स किया तो अब इसमें ए भी है और बी भी है, और उसके बाद इनका कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, दैट इज पीएस। अब पीएस जो होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब वो डिपेंड किस पे करेगा? सोचो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो ना। अरे अगर जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से उसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि जब अब एक लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे लिक्विड का अलग बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, अब उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे, ध्यान देना, ए का भी कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, बी का भी कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, अब दोनों एक साथ बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। नहीं समझे? दोनों अब एक साथ बॉयल होकर के इवेपोरेट, मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएंगे? वेपराइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। यानी जिसमें ऐसा मिक्सचर, जिसमें एक ऐसा कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर जिसमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपना बॉइलिंग पॉइंट छोड़ करके दूसरे फिक्स बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो इवेपोरेट, मतलब वेपराइज्ड होना शुरू कर देते हैं, क्या कहलाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी अब पीएस जो होगा, अब इसके थ्रू हमें देखना है कि पीएस जो होगा, अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। बोलो, इसका मतलब कि अब वो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या दोनों के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सोचो, दोनों के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगा। कहोगे ऐसे कैसे सर? तो आओ देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ध्यान देना, समझो, इस ग्राफ को समझते हैं। दो ग्राफ क्लियर करेंगे। पहला ग्राफ देखना, ध्यान देना। अगर आपको याद हो तो हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाए थे, याद है? लेकिन हम तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ ऐसा हमें मिला था ग्राफ। ध्यान देना, ये ग्राफ आपको मिला था एजियोट्रॉपिक, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था।
और ये जो प्रेशर है, ध्यान देना, ये जो प्रेशर आपने मान लिया 1 atm है, ठीक है, ये लिक्विड है, मतलब मान लो ये लिक्विड है, और लिक्विड का वेपर प्रेशर ये जो पूरा, अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पे XA इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ XB इज इक्वल्स टू क्या है 1 है, यहाँ XB विल बी इक्वल्स टू 0 है और यहाँ XA इज इक्वल्स टू 0 है। जब इधर बढ़ोगे तो A घटेगा और इधर बढ़ोगे तो B क्या होगा, बढ़ेगा, और जस्ट वाइस वर्सा पलट दो, इधर आओगे तो A क्या होगा, बढ़ेगा, और B क्या होगा, घटेगा। यही तो हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसा कौन, अच्छा ये बताओ, मान लो इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर यही है ना, सोचो, इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम वेपर प्रेशर यही है ना, क्या ये इसका कोई ना कोई कॉम्पोजिशन होगा यहाँ पे, और इस कॉम्पोजिशन में A भी होगा और B भी होगा। इस कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर को हम क्या कह सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इस समय इसका क्या है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, तो इसको यहां तक पहुंचने में बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, खट से 1 atm के बराबर हो जाएगा। यानी इसको आप क्या करोगे, जिस समय वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उस समय बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसको क्या बोलोगे, यानी जिस समय किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, composition of the mixture at which boiling point, at which vapor pressure of solution is maximum, जिस मिक्सचर के कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, that it forms maximum, then it forms minimum boiling point azeotrophs, minimum boiling point azeotrophs। समझ में आया कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी है, यहां पे भी होगा, यहां भी A और B होंगे, दोनों होंगे, लेकिन इस समय देखो वेपर प्रेशर कम है, यहां भी होंगे तो भी होगा, लेकिन दोनों का वेपर प्रेशर कम है। लेकिन इस समय ये वो कॉम्पोजिशन है जहां पे A और B दोनों हैं और उस समय वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। यानी जिस, अगर हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या है, तो वो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर जिस समय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा, वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। बोलो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक? अब जरा ध्यान देना, इसी तरीके से ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स था। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक और सॉल्यूशन समझ लेना, ध्यान देना इधर, जैसे मान लो ये, ठीक है, समझना यार भाई, कहां यहाँ XA इज इक्वल्स टू 1, XB इज इक्वल्स टू 1, XB विल बी इक्वल्स टू 0 एंड XA इज इक्वल्स टू 0। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? और अगर ये सोल्यूशन क्या शो करे, बोलो निगेटिव डेविएशन, तो क्या ये वो कॉम्पोजिशन है जिस समय मिक्सचर क्या शो कर रहा है, यहाँ XA भी है और XB भी है। इस कॉम्पोजिशन की बात करें तो क्या इस केस में अब आपको कहाँ जाना है, 1 atm पे अगर जाना है तो यहां से यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इसे क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ध्यान देना, इस कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर पे क्या हो रहा है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो वो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। और जिस कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर पे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर क्या हो, मैक्सिमम हो, तो क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये क्या बना रहा है, मिनिमम, ये क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। यानी एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि जो रियल सॉल्यूशन था, रियल सॉल्यूशन दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक निगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन जो था वो क्या बना रहा है, पॉजिटिव डेविएशन देखो क्या बना रहा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और निगेटिव डेविएशन क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, देखो हर कोई लिक्विड
अगर प्योर फॉर्म में है, हर वो लिक्विड जो प्योर फॉर्म में है, ध्यान समझो, हर वो लिक्विड जो प्योर फॉर्म में है उसका बॉइलिंग पॉइंट अपना अलग होगा, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन रहेगा, और अगर दोनों का प्रोपोर्शन कुछ ना कुछ है, इसका मतलब कि उसके फ्रैक्शन पे डिपेंडेंसी होती है, किसके, वेपर प्रेशर की। अगर वेपर, अब जिस कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ए और बी दोनों होंगे, जिस कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर पे किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, उसको लेस अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर चाहिए होगा, ताकि वो क्या करे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। बोलो समझ में आ रहा है? यानी ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस कॉम्पोजिशन की बात करोगे तो यहाँ ए और बी दोनों हैं, और इस कॉम्पोजिशन पे इस पूरे मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो मिनिमम है, और अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? अब खुद सोचो, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, ध्यान देना। ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, वाटर और अल्कोहल C2H5OA। पता है? अब कहोगे कैसे, तो याद करो, पहले लेक्चर में बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाटर क्या है, पोलर है, और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? यानी यहाँ कैसी बॉन्डिंग है, यानी H2O और H2O में कैसी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल और अल्कोहल में भी कैसी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है, और जैसे पुराने बॉन्ड तोड़ोगे तो वाटर, ध्यान देना, इसको इधर समझते हैं, वाटर और अल्कोहल, और ये कैसा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से हट करके डाइपोल हो गया। अब आप बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर अगर आपको याद हो तो सबसे पहले क्या था, आयन, फिर आयन डाइपोल, थर्ड पे था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फोर्थ पे था डाइपोल। तो क्या ये बॉन्ड कमजोर हो गया? और अगर ये बॉन्ड कमजोर हो गया तो क्या शो करेगा, जल्दी बोलो। अगर बॉन्ड कमजोर हो गया तो रियल सोल्यूशन में कैसा सोल्यूशन बनेगा, जो मैक्सिमम क्या हो, जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, जल्दी बोलो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। बोलो समझ में आ रहा है? यानी अल्कोहल और वाटर क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? और यहां देखोगे तो H2O और HCl की बात कर लेते हैं। H2O को क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2O में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और HCl में क्या बनेगा, डाइपोल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे इनको मिलाओगे तो बन जाएगा H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। यानी अब कैसा हो गया, आयन एंड आयन। अब बताओ, सबसे स्ट्रॉन्गर तो यही हो गया, और आगे पहले बहुत था हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल। इसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो उससे इस बनने वाले बॉन्ड को कंपेयर करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, उसके कंपैरिजन में आयन इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या समझोगे कि ये जो है पहले वाला जो बॉन्ड था, पहले कमजोर बॉन्ड था, लेकिन लास्ट में ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। यानी जैसे ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। यानी H2O HCl क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिसॉल्व करोगे वो H+ आयन देते हैं। अगर वो H+ आयन दे रहा है एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते ही, इसका मतलब आयंस जनरेट करेगा और आयन इंटरेक्शन होगा। आयन इंटरेक्शन होते ही क्या हो जाएगा, वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर वो निगेटिव डेविएशन शो करता है तो क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। बोले यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो आज का जो लेक्चर था वो क्या था, आज जो लेक्चर हम पढ़ाए हैं वो लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का फाइनल टॉपिक था। एक और टॉपिक है थोड़ा सा, वो डिस्टिलेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो जितना भी पढ़ाया है ये लिक्विड और सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कंप्लीट हो गया। एक और जो सॉल्यूशन था सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कंप्लीट हो गया। अब एक टाइप का सॉल्यूशन जो बचा है वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए जितना भी हमने पढ़ाया इसको क्या करिए, पूरा प्रॉपर रिवाइज करिए।
अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, किसी तरीके का कोई समस्या होता है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, उस क्वेश्चंस की वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। अगर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।